ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। 19 तारीख से लेके 25 तारीख तक हमने प्लान किया है सेल्स के ऊपर सेशन करेंगे। ये सिर्फ मैं वीबीओ के लिए नहीं कर रहा, ये सारे भारत में हो रहा है। सारे भारत में हमारे जितने भी ट्रेनर्स हैं, सारे भारत में वो ट्रेनर्स सेल्स पे काम कर रहे हैं, सेल्स पे सेशन ले रहे हैं। आपको याद होगा पारितोष शर्मा सर ने कुछ दिन पहले लीड्स पे एक सेशन लिया था। लीड्स पे सेशन लिया था जिसमें यूट्यूब, फेसबुक और भी बहुत सारी चीजें बताई थी जिससे आप लीड जनरेट कर सकते हैं। लीड जनरेशन का मतलब आपके पास कस्टमर का नाम, कस्टमर का ईमेल आईडी, कस्टमर का मोबाइल नंबर, जिससे आप बात करेंगे, बात करके उनकी सेल क्लोज करेंगे। सेल करेंगे तभी तो रेवेन्यू आएगा, और रेवेन्यू आएगा तभी तो प्रॉफिट होगी। कमीशन, कोड रिवर्सल, सारी चीजें रेवेन्यू पे ही आधारित है। जो भी रेवेन्यू आपका आता है उसी पे आपकी इनकम होती है। तो जो लीड जनरेशन के सेशंस पारितोष सर ने लिए थे, उसका आउटकम आपके पेमेंट पोर्टल में रिफ्लेक्शन के तौर पे दिखना चाहिए। ये एक कंट्रीब्यूशन है, ये एक छोटी सी फीस है जो पारितोष शर्मा सर को आप देंगे। कौन सी फीस है? कि आप अपने पेमेंट पोर्टल पे कम से कम 30 से 40 लीड एंट्री करिए। आपको लीड्स के बहुत सारे सोर्सेज हैं, लीड्स के बहुत सारे सोर्सेज पारितोष शर्मा सर ने बताए थे। मैं भी टाइम टू टाइम बताता रहता हूँ। आपकी नेचुरल लीड हो सकती है, यानी आपके जान पहचान वाले रिश्तेदार, फ्रेंड्स, दोस्त, सारे। आपकी रेफरल लीड हो सकती है, इन सारे रिश्तेदारों से आप नाम लेते हैं, मोबाइल नंबर लेते हैं, ये सारे रेफरल लीड हो सकती है। इसके बाद सोशल मीडिया पे ऑर्गेनिक लीड हो सकती है, यानी आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे पोस्ट करेंगे, वहां से लोग आपको कॉल करेंगे, अगर आपका सही तरीके का कॉल टू एक्शन है तो ये सारी भी लीड है। फिर आप डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, जैसे अभी संजीव जी से बात हो रही थी, पेड ऐड, वो पेड ऐड करेंगे। पेड ऐड करने से भी आपको लीड जनरेशन मिलती है, यानी लीड होती है। ये सारी लीड जब आपकी इकट्ठी होती है, इनफैक्ट आपकी इकट्ठी होने के पहले आप सारी लीड्स को ना पेमेंट पोर्टल पे चढ़ाते चले जाइए। फिर आपके पास, सबके पास डिजिटल दुकान का लिंक है, जिसको आप अपने सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं। और अगर आपका प्रोस्पेक्ट डिजिटल दुकान के लिंक को खोल के उसमें एंट्री करता है ना, वो भी लीड आपके पेमेंट पोर्टल पे आ जाती है। मुद्दा ये है कि आपने अगर कुछ सीखा है पारितोष शर्मा सर के सेशन से, उनकी रिकॉर्डिंग्स से, तो आपको 30 से 40, 50 लीड इस महीने कम से कम पेमेंट पोर्टल पे चढ़ानी है, एंट्री करनी है। कहीं भी आपको ज़रूरत पड़े सपोर्ट की, समझ में नहीं आए, तो आपके आरएम्स आपकी मदद कर देंगे। बट लीड्स चढ़ा के होगा क्या? लीड्स ला के होगा क्या? नाम और नंबर। अब आप करेंगे क्या इसका? कुछ लोग होंगे जो आपके जान पहचान के होंगे, कुछ लोग होंगे जो जान पहचान वालों से रेफरेंस लेके आपके पास आए होंगे, कुछ लोग सोशल मीडिया के चैनल्स के थ्रू आपके पास आए होंगे, कुछ लोग आपने लीड जनरेशन कैंपेन्स चला के उनको इकट्ठा किया होगा। मगर अब नेक्स्ट स्टेप क्या? लीड्स तो पहला स्टेप है एक फनल बनाने का। अब उस फनल में आप सेल्स करेंगे। कैसे सेल्स करेंगे? स्टेप बाय स्टेप, एक एक सीढ़ी चढ़ के। कल पहली सीढ़ी हमने चढ़ी थी। पहली सीढ़ी हमने क्या चढ़ी थी कि जब आप किसी को कॉल करते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या है? आप कॉल करने के साथ साथ, ओपनिंग के साथ साथ, आप एक रैपो बिल्डिंग की कोशिश करते हैं। रैपो बिल्डिंग का मतलब आप और आपका प्रोस्पेक्ट एक साथ बंध जाते हैं, रस्सी से नहीं, इमोशन से। इमोशन से आप बन जाते हैं। आप रैपो बिल्डिंग कैसे करते हैं? आपको कस्टमर के साथ जब शुरुआत में आप बात करते हैं ना, तो एक कनेक्ट खोज के निकालना होता है। कनेक्ट कैसा? उनको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, किस शहर में रहते हैं, कहाँ किसको फॉलो करते हैं। याद है मैंने कल एक कहानी बताई थी, राह चलते आप ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, वहां बहुत सारे लोग बैठे होते हैं आपके पास, बहुत सारे लोग आपके कूप में बैठे होते हैं। मे बी जैसे विवेक सर मायापुर इस्कॉन को फॉलो करते हैं, आप में से भी कई लोग इस्कॉन को फॉलो करते होंगे, गले में आपकी भी कंठली हार होगा। आपने सामने एक व्यक्ति को बैठे हुए देखा, उसके गले में भी वैसी ही माला थी, एक कनेक्ट बिल्ड हो गया। आपने क्या किया? आपने उससे पहला सवाल ये किया कि आप भी इस्कॉन को फॉलो करते हैं? मैं भी इस्कॉन को फॉलो करता हूँ। बस बन गया कनेक्ट। आपने कस्टमर को कॉल किया, फोन पे कॉल किया, कस्टमर कहाँ का है? जयपुर का है। आप भले दिल्ली में रहते हैं, आप भले कोलकाता में रहते हैं, कस्टमर जयपुर का है। कैसे मालूम चला? या तो आपको उसका एड्रेस मालूम था, लोकेशन मालूम थी, और अगर नहीं भी था ना, जब आप फोन डायल करेंगे ना, तो अगर आपके पास ट्रू कॉलर बना ऐप डाउनलोड किया हुआ ना फोन पे,
ट्रू कॉलर बता देगा ये नंबर किस स्टेट का है, किस शहर का है। आपने ट्रू कॉलर में देखा लिखा हुआ आ रहा है जयपुर, आपने कस्टमर प्रोस्पेक्ट को फोन किया और आपने उससे पहली बात की, अरे सर आप जयपुर से हैं ना? कस्टमर कहेगा हाँ हाँ मैं जयपुर से हूँ। अरे सर बहुत अच्छी बहुत प्यारी जगह है सर, पिंक सिटी है। मैं एक बार गया था घूमने मगर पूरी तरह घूम नहीं पाया, पूरी तरह घूम नहीं पाया सर, मैं दोबारा आना चाहता हूँ सर, बहुत अच्छी जगह है सर, सच्ची में बहुत अच्छी जगह है। अब यहाँ तो वो जयपुर में रहता होगा तो बोलेगा हाँ हाँ बहुत अच्छी सिटी है यार, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ ये भी हो सकता है कि वो जयपुर का तो होगा मगर जयपुर में नहीं किसी और जगह पे रहता होगा, हो सकता है वो जयपुर की बजाय दिल्ली में रहता हो, तो वो अपने नॉस्टैल्जिया में वापस चला जाएगा, हाँ भाई मैं हूँ तो जयपुर का मगर अभी काम के सिलसिले में दिल्ली में रहता हूँ। तो सर जयपुर आप कब जाते हैं, कितने दिनों में जाते हैं, कितने दिन अंतर अंतर में जाते हैं? घर में कौन कौन है सर जयपुर में? आप उसके फैमिली के बारे में, उसकी हेल्थ के बारे में, उसके बारे में कनेक्ट हो गया ना, जयपुर कनेक्ट हो गया। अब कनेक्ट हो गया तो आप उसकी हेल्थ के बारे में, सब चीजों के बारे में पूछ रहे हैं। इससे क्या होगा, एक अपनापन आएगा, एक फीलिंग आएगी। विवेक सर क्या कहते हैं, जब आप मुंह से बोलते हैं तो लोग कान से सुनते हैं, जब आप दिमाग से बोलते हैं तो लोग दिमाग से सुनते हैं, मगर जब आप दिल से बोलते हैं ना तो वो भी दिल से सुनते हैं। तो यहाँ कनेक्ट कैसे बिल्ड होगा, रैपो कैसे बिल्ड होगा, आपको दिल से बोलना है, दिल से बोलना है सर। और किस लिए बोलना है, आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। याद करिए मैंने कल पहला सेशन पहला स्लाइड दिखाया था ना कि एक आदमी पानी में डूब रहा है, चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ, आप क्या करेंगे, आप उसको बचाने की कोशिश करेंगे। आपके मन में ये इंटेंशन नहीं होगी कि भाई उसको बचाऊंगा ना उससे मैं 100 रुपए लूंगा बचाने का, किसी के मन में नहीं होती है। हम सब इंसान हैं, इमोशंस हैं हमारे अंदर। अगर कोई डूब रहा है ना तो हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि उसको बचाने के एवज में मैं उससे 1000 रुपया 500 रुपया 200 रुपया चार्ज करूंगा, ये मेरी सर्विस नहीं है। यहाँ भी आपको वही करना है, वहां वो पानी में डूब रहा था, यहाँ वो बिजनेस की दलदल में डूब रहा है, बिजनेस की प्रॉब्लम्स में डूब रहा है। सेम सिचुएशन है सर, अगर आपने वहां पैसा नहीं सोचा तो यहाँ पैसा क्यों सोचते हो? सर पैसा आउटकम है, पैसा आउटकम है। संडे वाले दिन जो विवेक सर का 4 बजे से सेशन हुआ था, वहां विवेक सर ने कहा था कि श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, अर्जुन से कहे हैं कि अगर आप दाहिने हाथ से परोपकार करते हो, अच्छा काम करते हो ना, तो बाएं हाथ को अच्छा रिजल्ट जरूर आता है। कर्मण्येवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन, आप कर्म करते जाओ, फल जरूर अच्छा मिलेगा। अगर आप अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा। तो जब आप कस्टमर को कॉल करते हो तो दिल में ये भाव रखो कि मैं उसकी मदद करने जा रहा हूँ, मैं उसकी मदद करने जा रहा हूँ। एक बार भी ये भाव आपके दिमाग में दिल में नहीं आना चाहिए कि मुझे कुछ बेचना है। अगर आ गया ना एक बार भी ये भाव कि मुझे कुछ बेचना है, तो सर सेल्स क्लोज नहीं होगी, क्योंकि वो बात आपके दिमाग से निकलेगी और दिमाग तक ही जाएगी। आपको दिल से बात करनी है, दिल तक जानी है। तो दिल से आपके भाव जो होंगे, इंटेंट जो होगा वो हेल्प करने वाला होगा। तो पहला स्टेप, पहली सीढ़ी हम चढ़ गए, पहली सीढ़ी हमने पकड़ ली, सेल्स की पहली सीढ़ी। अब दूसरी सीढ़ी कौन सी है, कौन सी ऐसी दूसरी सीढ़ी है जिसपे हम चढ़ेंगे? आज का सेशन इसी दूसरी सीढ़ी के बारे में है। अब मैं अपने स्लाइड में जा रहा हूँ, प्रेजेंटेशन में जा रहा हूँ। आप लोग चैट बॉक्स पे प्लीज लिख के बताइएगा अगर आपको मेरी प्रेजेंटेशन दिखाई देगी तो। सो एक बार चैट बॉक्स पे लिख के बताइएगा अगर आपको मेरी प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही है तो। थैंक यू ऑल। सो लेट्स स्टार्ट द सेकेंड स्टेज। सेल्स करना आसान है, ऑफ कोर्स आसान है। अगर आप जो स्टेप्स हम बताते चले जा रहे हैं 19 तारीख से लेके 25 तारीख तक, रोज शाम को 8 बजे, संडे छोड़ के रोज शाम को 8 बजे मैं ये स्टेप्स आपको लेके जाऊंगा। एक एक स्टेप आपको चढ़ने हैं और मैं गारंटी के साथ कहता हूं सर, इतने इतने मेहनत के साथ ये स्टेप्स बनाए गए हैं, बड़ा बिजनेस की टीम ने बनाए हैं, कंटेंट टीम ने बनाए हैं, कि ये स्टेप्स अगर आप धीरे धीरे जैसे बताए जा रहा वैसे चढ़ेंगे ना, तो सही मायने में सेल्स करना आसान हो जाएगा। और सेल्स करना आसान है। और आज का स्टेप है, आज हम दूसरे स्टेप पे जाएंगे, दूसरे स्टेज पे जाएंगे। दूसरा स्टेज क्या है? प्रोफाइलिंग और नीड एनालिसिस। अब मैं आप में से कई सारे लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा सर, आप लोग अपनी कॉपी और पेन, नोटबुक और पेन निकाल लीजिए
काफी सारी चीजें हैं जो लिखनी है, काफी सारी चीजें आपको लिखनी है। मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ, अगर आप में से कई लोगों के पास नोटबुक और पेन नहीं है तो 10 सेकंड दे रहा हूँ, प्लीज आप लोग निकाल लीजिए नोटबुक और पेन और स्टार्ट करिए दूसरे कदम, यानी सेल्स के दूसरे कदम पे आगे बढ़ने के लिए। 10 सेकंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सो लेट्स बिगिन द जर्नी प्रोफाइलिंग और नीड एनालिसिस। सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है प्रोफाइलिंग। प्रोफाइलिंग होती क्या है? प्रोफाइलिंग का मतलब क्या होता है? प्रोफाइलिंग है क्या चीज? सबसे पहले मैं प्रोफाइलिंग बताने के पहले मैं आप में से किसी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप लोग हाथ उठाइएगा। मैं आप में से किसी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आएं और एक बार प्रोफाइलिंग के बारे में थोड़ा सा बताएं। विक्रम कुमार जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। अच्छा नहीं, विक्रम कुमार जी कहाँ से? के सुमित बोराई जी, आप एक बार अनम्यूट करें प्लीज। सुमित सुमित जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। सुमित जी, आपको मेरी थैंक यू आवाज सर। आ रही है? गुड इवनिंग। यस सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? एब्सोल्युटली आ रही है सर। थोड़ा सा प्रोफाइलिंग के गुड बारे में इवनिंग बताइए सर। सर। ओके, या सो बेसिकली सर, प्रोफाइलिंग क्या रहती है कि अगर हम किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस को अगर हमको डिस्क्राइब करना है, तो सबसे पहले हमको उसके लिए एक रेपो बिल्डिंग करनी पड़ेगी और प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जितनी बेस्ट नॉलेज होती है वो हमको कस्टमर क्लाइंट को शेयर करना पड़ेगा। सो जिससे कि हम कस्टमर भी इजीली समझ पाए कि हम किस बेस में बात कर रहे हैं और वो उसको कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करके सही डिसीजन ले पाए सर। ओके, थैंक यू सुमित जी। मैं अब नेक्स्ट एक बार बुलाना चाहूंगा स्टेज पे। ऑफ कोर्स स्टेज तो नहीं है, बट जो भी है सर स्टेज की तरह ही है थोड़ा बहुत। राजू शेख जी को। राजू शेख जी, अपने आप को अनम्यूट करें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। राजू सर कैसे हैं? ठीक है सर। बहुत बढ़िया सर। बताइए सर, प्रोफाइल के बारे में आपका क्या विचार है सर? सर प्रोफाइलिंग एक्चुअली अभी कस्टमर का जो डेटा होता है, कस्टमर को क्वालिफाइंग करने के लिए हम मेरा जो प्रोडक्ट होगा उसका जो नेम है, एज है, वो क्या करते हैं, इसको एक्चुअली हम प्रोफाइलिंग बोलेंगे। एग्जैक्टली सर, बहुत बढ़िया सर। मैं आप सबको ना अनम्यूट कर रहा हूँ। एक बार राजू सर के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। एकदम सही कहा राजू सर ने। कौन बनेगा करोड़पति अगर होता ना, बनेगा करोड़पति होता तो राजू सर को बहुत अच्छा पैसा मिलता, मगर अनफॉर्चुनेटली सर कोई बात नहीं। कौन बनेगा करोड़पति? थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर, राजू सर को धन्यवाद। सो राजू सर, कौन बनेगा करोड़पति का स्टेज होता ना, तो सर आज आपका लक तो भाग्य तो खुलने वाला है। मगर सर कौन बनेगा करोड़पति का स्टेज नहीं है, मगर कौन बनेगा करोड़पति के स्टेज से कम भी नहीं है। ये स्टेज भी कौन बनेगा करोड़पति का ही स्टेज है। बस आपको सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलते चले जाना है। प्रोफाइलिंग एकदम सही कही राजू सर ने। प्रोफाइलिंग पहले करनी है। अब प्रोफाइलिंग आप कैसे करेंगे? प्रोफाइलिंग जैसे कि राजू सर ने कहा, उनके बारे में जानना है, उनके बारे में, उनके बिजनेस के बारे में, उनकी एज, उनका जेंडर, उनका वर्क एक्सपीरियंस, वो किस प्रोडक्ट में डील करते हैं, कैसा नेचर है उनके बिजनेस का, यानी वो सर्विस में है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में है, ट्रेडिंग में है, कैसे वो बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, मैनेज करते हैं, अकेले करते हैं या उनकी टीम है। जितना ज्यादा सवाल करके आप उनकी प्रोफाइल को ले सकेंगे ना, उतना ज्यादा अच्छा होगा। जितनी ज्यादा जानकारी आप लेंगे कस्टमर के बारे में, उतना ज्यादा मदद होगी सर उसकी जिंदगी में घुसने की। सर मदद करनी है, मदद करनी है, मदद करनी है। लिख के लगा लीजिए सर अपनी आंखों के सामने। कस्टमर से जब आप बात करेंगे ना, सिर्फ एक ही काम करेंगे, मदद करनी है। कई सारी चीजें हैं जो आपको उनके साथ बात करने के पहले भी मालूम चल जाएंगी। आप उनके फेसबुक पेज पे, लिंक्डइन पेज पे जब आप जाएंगे, तो वहां से बहुत सारी चीजें हैं जो पहले भी मालूम चल जाएंगी आपको। और कुछ चीजें तो आप बात करके भी पता कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आपसे बात करके मुझे एक चीज तो समझ में आ गई कि आप मेल हैं, आप मेल हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछने का, सवाल पूछने का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, तुक ही नहीं है। सर आप मेल हैं क्या? कस्टमर बोलेगा क्या, मेरी आवाज सुन के आपको क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, मैं मेल हूं कि फीमेल हूं? तो ये सवाल तो करना ही नहीं है, जो सवाल अंडरस्टूड है। सर स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क नहीं करना है। हार्ड वर्क ऑफ कोर्स करना है, सारा दिन करना है, मगर हार्ड वर्क के हिसाब से स्मार्ट वर्क करना है, जिससे आपकी सेल बढ़े, जिससे आपका रेवेन्यू हो। और सबसे पहली चीज आपको कस्टमर के साथ बात करने के लिए चाहिए, वो है कस्टमर की प्रोफाइल।
अब एक बार आपने प्रोफाइल पता कर दी, यहाँ बहुत सारे कस्टमर्स हैं, इनकी प्रोफाइल मैं अज्यूम करता हूँ आपने पता कर ली। सबसे पहले चित्र में मैं आप में से अब किसी से इस पर रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप एक बार हाथ उठाइएगा और मैं आप में से किसी को यहाँ बुलाऊंगा स्टेज पे। ओके, गीत, ग्रीट, ग्रीट, आप अपने आप को अनम्यूट करें। गीत, ओके, आपका गीत नाम है ना, GEET, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। सर गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड नमस्कार मॉर्निंग सर, नमस्कार, कैसे हैं? जी सर, ठीक है सर, आप कहते हैं सर? मैं भी बढ़िया हूँ सर। ओके, जी सो अभी सर आपको यहाँ मेरी स्लाइड पे कुछ पिक्चर्स दिख रही होंगी, जी सर। राइट? तो जी पहली पिक्चर देख के आपको क्या अनुमान हो रहा है, कौन है ये? सर, एक शॉपकीपर है, रिटेल जो शॉप चलाते हैं। एक्सीलेंट, इनकी जी प्रोफाइल सर। थोड़ा सा बताइए सर, देख के आपको क्या अनुमान हो रहा है प्रोफाइल का? सर इनकी एज से एक तो ये मेल हैं, हम ये शॉपकीपर हैं, स्मॉल जो लोकल शॉप रहती है वो चलाते हैं ये। और एक्सीलेंट, ये रॉ जो रॉ मटेरियल हमारे डेली बेसिस के लिए यूज आते हैं वो इनकी शॉप उससे डील करते हैं। और आप देख रहे हैं पेटीएम के सिंबल्स रखे हैं, तो कुछ ये डिजिटल भी यूज करते हैं। इनकी एज भी हम बता सकते हैं कि लगभग 50 करीब होना चाहिए, 45 लगभग 44। ओके, सर ये इतना तो एनालाइज कर सकते हैं। ग्रेट। तो सर अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आपने ये जो इनकी एनालिसिस कर ली, प्रोफाइल ले ली, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आप क्या करेंगे? आप कॉल पे हैं, फोन पे हैं इनके साथ, अब आप क्या जी करेंगे सर। नेक्स्ट स्टेप? सर आप इनकी रिक्वायरमेंट जानेंगे कि एक्चुअली इनको क्या चाहिए, इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट, ये क्या सोच रहे हैं, इनको एक्सपेंशन करना है या इनको ऑन रोल लाना है, अपना बिजनेस मोबिलिटी में लाना है, या इनकी डिमांड क्या है, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, या और एक और अर्निंग सोच रहे हैं, या इनकी क्या एक्चुअली बेसिक एनालिसिस करके हमें ये जानना है कि इनको क्या रिक्वायरमेंट है, इनकी डिमांड क्या है, वेयर उसका इनका लैग कहाँ है, ये सर्च करना है। ग्रेट, सो थैंक यू सर, मैं फिर आपको दोबारा बुलाऊंगा। अब मैं राहुल सरकार जी को कहूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें राहुल जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राहुल जी। अच्छा राहुल जी, सेकंड पिक्चर आपको कौन सी दिखाई दे रही है? सर ये पैथोलॉजी सेंटर टाइप की लग रही है, पैथोलॉजी का है। पैथोलॉजी सेंटर टाइप की लग रही है, तो इनकी प्रोफाइल आप कुछ अनुमान लगा सकते हैं इससे? सर ये पैथोलॉजी का काम करते हैं और इनके पास मतलब राहुल जी आपकी आवाज बंद हो गई। एक मिनट, हेलो। हाँ राहुल जी बताइए। सर ये पैथोलॉजी का काम करते हैं, इनका नेचर ऑफ बिजनेस जो है वो मतलब डेली बेसिस पे रहता है। जो क्लाइंट्स होते हैं इनके वो पेशेंट्स होते हैं या पेशेंट के जो परिजन होते हैं जो उनका रिपोर्ट्स वगैरह लेने आते होंगे। और इनका जो प्रोडक्ट होता है वो मेनली टेस्टिंग होता है। और इनका जिस हिसाब से इनका शॉप है, एक्सपीरियंस तो ऐसा लग रहा है कि नियरली 5-10 साल से कर रहे हैं। ओके, सो राहुल जी आपने इनकी प्रोफाइल थोड़ी सी ब्रीफ कर दी, अब मेरे को बताइए इसके बाद आप क्या करेंगे? कॉल जब करेंगे, सपोज आप कॉल पे हैं, फोन पे हैं इनके साथ, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मैं इनसे पूछूंगा सर इनका मतलब अभी किस एरिया पे इनको अभी प्रॉब्लम आ रही है। सपोज करिए कि मान के चलिए इनको प्रॉब्लम आ रही होगी CRM पे, तो मैं उनसे उस बेसिस पे बात करूंगा कि CRM उनको क्यों लगवानी चाहिए, इस तरीके से। ओके ओके, थैंक यू राहुल जी। मैं फिर आपके साथ कनेक्ट करूंगा बाद में, थोड़ी देर बाद। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा यश लोहिया को। यश प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ सर, हेलो। हेलो, हाँ यश, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपको तीसरी पिक्चर की प्रोफाइल के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हो? सर जहाँ तक सर देख पा रहा हूँ सर, ये कुछ मुझे सर एक नॉर्मल मतलब शॉप से ही रिलेटेड लग रहा है। सर जहाँ तक सर मेरा अनुमान है सर, ये शायद दवाइयाँ मतलब जो दवाई ये सब रहती है सर, उसकी शॉप मुझे सर ज्यादा लग रही है। हाँ सर। ओके, अब नेक्स्ट क्या करोगे आप? सर जब मैं इनके प्रॉपर प्रोफाइलिंग जब कर लूंगा, उसके बाद सर मैं इनके
सेम सर इनके जहाँ पर मतलब इनके कहाँ रुकावट आ रही है, इनकी प्रॉब्लम्स कहाँ मेनली आ रही है, इनको शॉप चलाने में मतलब इनके टर्नओवर मतलब इनका जो स्केल अप है वो अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, या मतलब जो भी इनका प्रॉब्लम है वो एनालाइज करूंगा, उसके बाद सर उनका उनको सब प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ग्रेट, ओके, थैंक यू यश। मैं फिर आऊंगा आपके पास दोबारा। अब मैं Thank you, sir. ब्रजेंद्र सिंह जी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। ब्रजेंद्र जी, ब्रजेंद्र सिंह गौर जी, सर अनम्यूट नहीं कर रहे, शायद मेरी आवाज पहुंच नहीं रही उन तक। ओके, पुष्पेंदु दास जी को मैं कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा अनम्यूट करने प्लीज। ओके, पुष्पेंदु जी। हेलो सर। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं? अच्छा हूँ सर, आप बताइए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ सर। अच्छा सर, मेरे को ये बताइए, नेक्स्ट पिक्चर में आपको क्या माने अनुमान लगा सकते हैं, क्या प्रोफाइल हो सकती है? सर नेक्स्ट पिक्चर जो मैं देख रहा हूँ वो एक डोसा वाले का है, तो उस हिसाब से जो मुझे लग रहा है कि इनकी जिस हिसाब से डेकोरेट कर गया है इनका मतलब बिजनेस इनकम इनका मैं पता लगा सकता हूँ कि अराउंड 20,000 अबव हो सकता है। एंड जो भी है, बट बिजनेसमैन की पिक्चर तो यहाँ पे नहीं दिख रही, जिससे उनकी एज नहीं पता लगा सकता। बट इनका जो नेक्स्ट स्टेप है, इनकी बिजनेस का जो नॉलेज है, आई थिंक ये लोकल मार्केट पे है, तो ऑब्वियसली इनको जैसे कि विवेक सर बताते हैं, एग्जैक्ट फाइनेंस के इनको नॉलेज की कमी हो सकती है, देन कैसे फ्रेंचाइजी मॉडल पे जा सकते हैं, और देन अपने बिजनेस की एडवर्टाइजिंग कैसे कर सकते हैं, लाइक $0 मार्केटिंग एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इन सब के लिए मैं उनके अप्रोच कर सकता हूँ। ओके ओके, थैंक यू पुष्पेंदु जी। इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा पुष्पेंदु जी? आई थिंक सर मतलब अप्रोच करने के बाद मैंने आपने प्रोफाइलिंग कर ली, अब आपको पता चल गया कि वो क्या है, जैसे कि आपने कहा कि ये मार्केट में शॉप होगी और ये मार्केट में बैठे हैं, इनकी एज तो समझ में नहीं आ रही है मगर मार्केट में बैठे हैं, डोसा कॉर्नर है। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है? सर नेक्स्ट इनकी प्रोफाइलिंग करने के बाद मैं ऑब्वियसली इनकी कुछ हद तक जो देख के जो मुझे पता लग रहा है, मैं उसके अकॉर्डिंगली उनके कुछ क्वेश्चन पूछूंगा कि सर जैसे कि अभी लॉकडाउन सिचुएशन में उनके पास कैसे कस्टमर्स आ रहे हैं, और ऑब्वियसली अगर उनका बिजनेस बंद अभी हुआ है, तो क्या अभी वो क्या अपनी लर्निंग में क्या कुछ अपना टाइम दे रहे हैं या नहीं, एंड देन उसके साथ साथ अगर वो इस पुष्पेंदु जी, आपकी आवाज शायद ब्रेक हो रही है। ओके, हाँ, थैंक यू पुष्पेंद्र जी। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा छोटू मोदी जी को, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ छोटू मोदी जी, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। ओके, सो नेक्स्ट पिक्चर की प्रोफाइल के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? सर अपनी जो यहाँ जो नेक्स्ट पिक्चर दिख रही है लास्ट भी है, ये सर एक सीमेंट रिटेलर का है। रिटेल या होलसेल दोनों ही हो सकते हैं, मिक्स भी हो सकता है। तो इनके पास में अल्ट्राटेक का इनके पास में बोर्ड लगा हुआ है, मतलब ये अल्ट्राटेक के काफी बड़े डीलर्स है, और मैं उसी कंपनी से भी हूँ, तो मैं इनको अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि इनकी क्या इनके पास वॉल्यूम होगा और क्या इनकी प्रॉब्लम होगी। तो ये सर इनके पास वॉल्यूम बहुत ही अच्छा है, सेल बहुत ही अच्छी है, मतलब, और अभी ऑब्वियसली कोरोना के टाइम पे थोड़ा सा सेल डाउन होगा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थोड़ा सा डाउन है, बट इनकी जो चैलेंजेस होती है, इनको बहुत ही कम मिलता है, और कस्टमर मतलब 5-5 रुपया के लिए या 2-2 रुपये के लिए कस्टमर स्विच हो जाते हैं, ये कस्टमर रिटेन नहीं कर पाते, बट ओवरऑल इनका वॉल्यूम बहुत अच्छा है, तो आरओआई इनको बेटर मिल जाता है। बट ये मार्जिन के हिसाब से ये लोग सोचते हैं कि मुझे मार्जिन नहीं मिल रहा, मैंने 500 का एक बैग बेचा बट मेरे को मिल रहा है 10 रुपया, ये बोलते हैं नहीं है, मार्जिन नहीं है। बट ये जब, और ये बेसिकली लोकल जो दुकानदार या होलसेलर होते हैं, तो इनको क्या होता है, ये मार्जिन को लेके ही बात करते रहते हैं और आरओआई पे नहीं जाते हैं। बट इनको जब मैं आगे समझाऊँ ना, और ये कैसे उसमें टेक्नोलॉजी यूज करके अपने बिजनेस को और बड़ा कर सकते हैं, तो ये कहीं ये अपने बिजनेस को और ज्यादा स्केल कर पाएंगे। और साथ ही साथ ये थोड़ा सा इनको ब्रांडिंग की जरूरत है बाहर में, क्योंकि ये देख के लल्लू लाल जैसा लग रहा है, बट ये पिक्चर में दिख रहा है, बट ओरिजिनल में हम देखते हैं ना तो ऐसा बहुत कम दिखता है सर, क्योंकि जहाँ भी अल्ट्राटेक का ऐसा होता है तो उनका शॉप ऑलरेडी कंपनी बना के देती है, बाहर से ब्रांडिंग करके एकदम जबरदस्त देती है सर। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू छोटू मोदी जी, आपने बहुत अच्छी एनालिसिस की। इनफैक्ट आप सबने बहुत अच्छी एनालिसिस की, इनफैक्ट प्रोफाइलिंग भी अच्छी की। मगर यहाँ मेरे को एक छोटी सी चीज मिसिंग नजर आई। यहाँ एक छोटी सी चीज मिसिंग नजर आई, वो ये चीज नजर आई कि प्रोफाइलिंग में ना सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है मालूम है? जब आप प्रोफाइलिंग करते हैं कस्टमर की, उसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि वो एक्चुअली उसका स्टेटस क्या है। जब मैं स्टेटस कहता हूं तो स्टेटस का मतलब है कि वो मालिक है या कर्मचारी है या क्या है। यहाँ आपने सबके बारे में बताया। पहले अगर प्रोफाइलिंग करता हूँ, पहली फोटो अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो पहली फोटो में आपने सही बताया कि ये एक रिटेल दुकान चला रहे हैं, रिटेल दुकान चला रहे हैं, ग्रोसरी की दुकान चला रहे हैं, बहुत बढ़िया। 50 साल की उम्र होगी इनकी, बहुत बढ़िया। मगर आपको ये भी तो पता करना चाहिए था प्रोफाइलिंग में कि ये दुकान चला रहे हैं, दुकान के मालिक हैं या दुकान के कैश काउंटर पे खड़े हैं, एम्प्लॉई हैं। ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक की रिक्वायरमेंट अलग होगी। सर दुकान पे वो आदमी अगर मालिक है तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी, अगर वो वहां पे कैश काउंटर पे अगर कैशियर बन के खड़ा है तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। फिर उसके बाद वो 50 साल के ऊपर का लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ये पूछना भी था कि इसके पहले वो क्या करते थे, इसके पहले वो क्या करते थे। हो सकता है आर्मी के हों, रिटायर होके आए हों, पेंशन का पैसा, प्रोविडेंट फंड का पैसा सारा का सारा इस दुकान में लगा दिया हो। तो ये भी आपको पूछना है कि इसके पहले वो क्या करते थे। ये सारी चीजें आपको उनके बारे में पूछनी है, उनके बारे में, उनके बारे में, उनके बारे में, उनके बारे में, उनके बिजनेस के बारे में, ये सारी चीजें आप पूछेंगे। अगर मैं सही कह रहा हूं तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स पे यस लिख के बताइएगा। अगर आपको सही लग रहा है जो मैं कह रहा हूं सही है तो एक बार यस लिख के बताइएगा। ओके थैंक यू, काफी सारा यस आ रहा है, मेरे को यस से एनर्जी मिलती है, जैसे मैंने कल भी कहा था। सेकंड प्रोफाइल में एक लड़की की फोटो है, सबने बताया वो पैथोलॉजिकल लैब में है, मगर किसी ने नहीं बताया वो लड़की है। अरे ये प्रोफाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़कियां कुछ अलग तरीके से सोचती हैं, पैथोलॉजिकल लैब में है वो, और वो लड़की है। फिर वही बात, ये एम्प्लॉई है या यहाँ पे जॉब करती है या इंटर्न है। हो सकता है वो इंटर्नशिप कर रही हो, फार्मास्यूटिकल पे वो कोई कोर्स कर रही है जहां से उसको इंटर्नशिप करने के लिए यहाँ भेजा गया हो। तो किसी ने भी ये प्रोफाइल पे ध्यान ही नहीं दिया कि वो कौन है, एम्प्लॉई है, इंटर्नशिप कर रही है या मालिक है, ओनर है इस पैथोलॉजिकल लैब की। फिर ये पैथोलॉजिकल लैब में वो क्या कर रही है, उसका क्या गोल है, क्या एम्बिशन है। फिर आता है तीसरा प्रोफाइल। तीसरा प्रोफाइल में भी वही सवाल आता है कि वो दुकान पे तो है, दवाई की दुकान पे तो लड़का खड़ा है, मगर वो दवाई की दुकान का मालिक है, मालिक का बेटा है या फिर वो खुद कर्मचारी है। ये सारी बातें बहुत जरूरी हैं। फिर आता है डोसा की दुकान। ऑफ कोर्स यहाँ पिक्चर देख के मेरे को लगता है वो मार्केट में है, दुकान है, मगर इसके बारे में भी आपको जानना है कि कब से है, कब से वो मार्केट में काम कर रहा है। इसके पहले उसकी दूसरी दुकान थी या यही पहली दुकान है, या इसके साथ साथ और भी चेन है। ये सारी चीजें आपको पता करनी है। फिर यहाँ पे पांचवी चीज जो आई वो संजीव ट्रेडर्स, यानी वो अल्ट्राटेक सीमेंट के डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं। एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप जब किसी से बात करते हैं, प्रोफाइलिंग करते हैं ना, तो कुछ चीजें हैं जो अज्यूम नहीं करनी है। खासकर जब आप बिजनेस के बारे में सोचते हैं, बिजनेस के मॉडल के बारे में सोचते हैं, वो चीजें अज्यूम नहीं करनी है। आपको एक्सपीरियंस होगा, आपने 50 लोगों से बात की होगी इसके पहले, और उन्हीं 50 लोगों का जो एक्सपीरियंस है आपके दिमाग में, उसी से आपने कई सारी चीजें अज्यूम कर ली। मगर सर प्रोफाइलिंग के टाइम पे आप अज्यूम मत करें। प्रोफाइलिंग इंडिपेंडेंटली करें, एकदम दिमाग खाली करके करें, एज इफ आपको कुछ नहीं पता, उस आदमी के बारे में कुछ नहीं पता। आप एक रिश्ता बनाने जा रहे हैं सर, एक बॉन्ड बनाने जा रहे हैं। उस रिश्ते के लिए आपको उनको समझना बहुत जरूरी है। वही आप समझ रहे हैं और प्यार से समझ रहे हैं। आप कोई सर्वे नहीं कर रहे, आप कोई रिसर्च नहीं कर रहे कि आप उनके पास क्वेश्चनर लेके चले गए और आपने टिक मारना शुरू कर दिया। सर प्रोफाइलिंग ऐसे नहीं होती है, प्रोफाइलिंग बातों बातों में होती है। आप उनको ये नहीं कहेंगे सर मैं अभी आपसे एक सवाल करूंगा, आपकी प्रोफाइलिंग करने वाला हूं मैं। प्रोफाइलिंग सवालों के तौर पे नहीं करनी है सर, प्रोफाइलिंग बातों बातों में करनी है। और इसके बाद मैंने आप सबसे पूछा, सवाल किया कि नेक्स्ट क्या, इसके बाद आप क्या करेंगे। काफी अच्छे जवाब मिले, बहुत सारे अच्छे जवाब मिले कि आप उनकी प्रॉब्लम समझोगे, उनके गोल समझोगे, उनके चैलेंज समझोगे, ऑफ कोर्स उनके सारी चीजें समझोगे। मगर इसके बाद क्या समझोगे, इसके बाद क्या समझोगे। इसके बाद आपको समझना है कि उनकी जरूरत क्या है, उनकी नीड क्या है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा नीड एनालिसिस। प्रोफाइलिंग के बाद नीड एनालिसिस करनी है। और नीड एनालिसिस कैसे शुरुआत होती है,
अब यहाँ काफी सारे क्वेश्चंस आपको दिखाने जा रहा हूं मैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जरूरत पड़ेगी। अब लिखना शुरू कर दीजिए सर, तेजी से लिखिएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें अभी मिलने वाली है इस बड़ा बिजनेस में, आपको इसके पहले ये चीजें नहीं मिली। आपको बड़ा बिजनेस में इससे पहले ये चीजें नहीं मिली। कैसे आप सवाल करेंगे जिससे आपकी नीड, आपके कस्टमर की नीड आपको पता चले। अभी आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। या फिर अगर वो नौकरी करते हैं तो अभी आपकी जॉब कैसी चल रही है। अगर वो हाउसवाइफ हैं तो मैडम आपकी जिंदगी कैसी चल रही है। अभी तक तो आपने रिश्ता बना लिया। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि वो जवाब थोड़ा ना देगा, वो नहीं देगा मेरे को जवाब। जरूर देगा सर जवाब, क्योंकि आपकी रैपो बिल्डिंग हो चुकी है, आपने ट्रस्ट बिल्ड कर दिया है, आपने उनकी प्रोफाइलिंग कर ली है बातों बातों में। अब आप उनके हिसाब से बात करेंगे ना, तो वो आपके हर सवाल का जवाब देंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे नीड एनालिसिस में, जब आप सवाल करेंगे कि आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, आपकी नौकरी कैसे चल रही है, आपकी जिंदगी कैसे चल रही है, जवाब होगा अच्छा या बुरा, अच्छी चल रही है या बहुत अच्छी नहीं चल रही है। तो फिर आगे क्या करने की सोच रहे हो। दूसरा सवाल, आगे क्या करने की सोच रहे हो। आप यहाँ एज्यूम नहीं कर रहे कि उसके बिजनेस में प्रॉब्लम होगी और वो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है ना। आपको एज्यूम नहीं करना है, assumptions पे जिंदगी नहीं जी जानी। आप उसी से पूछेंगे कि आगे क्या करना है, आपका अगला गोल क्या है, क्या करना चाहते हो आगे। या फिर अगर वो कहेंगे अच्छी नहीं चल रही, तो सर क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है सर आपको, मैडम आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है प्लीज बताएं। अब आप उनकी प्रॉब्लम की तरफ लेके जा रहे हो। उसके बाद क्या आता है, जब आपने ये पूछ लिया कि उनका बिजनेस कैसे चल रहा है, अब आपको उनकी स्पेसिफिक बर्निंग प्रॉब्लम पूछनी है, या स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म गोल या शॉर्ट टर्म गोल आइडेंटिफाई करना है। आप स्पेसिफिक बर्निंग प्रॉब्लम कैसे पूछेंगे। स्पेसिफिक बर्निंग प्रॉब्लम दो तरीके से पूछी जा सकती है। सीधा मुद्दे की बात, सर आप इधर उधर मत बताइए, आप सीधा बताइए आपको वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम है, सर आपको एचआर की प्रॉब्लम है, मेरे पास कोर्स है ले लो। ये नहीं करना है सर, आप सेल्समैन नहीं है, भूल जाइए सर, आप सेल्समैन नहीं है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम में कोई भी सेल्समैन नहीं है। आपको सेल्समैन नहीं बनना है, आपको कंसल्टेंट बनना है, और कंसल्टेंट की तरह ही सवालों में आगे लेके जाना है। प्रोडक्ट तो पूछना ही नहीं है उससे, स्पेसिफिक प्रॉब्लम तो पूछनी नहीं है उससे, वो अपनी प्रॉब्लम अपने दिल से बताएगा, उसको दिल से बताने दीजिए। सेल्समैन की तरह प्रोडक्ट पे फोकस नहीं करके आपको कंसल्टेंट की तरह सोल्यूशन पे फोकस करना है। अब मैं एक छोटी सी एक्टिविटी पे आता हूँ। हम सब डॉक्टर्स के पास जाते हैं, ऑफ कोर्स जाना नहीं चाहते हैं अलग बात है, मगर जाते हैं, जरूरत पड़ने पर जरूर जाते हैं। अब मैं आप में से किसी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज एक बार हाथ उठाएं। ओके, धर्मेश कुमार जी ने पहले ही हाथ उठा दिया है, तो मैं धर्मेश जी को अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट करूंगा। धर्मेश जी आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग धर्मेश जी, कैसे हैं। आप कैसे हो सर। मैं भी बढ़िया हूँ सर। मैं तो बढ़िया हूँ, बट आप कैसे हैं ये नहीं बताया, मैंने कह दिया मैं भी बढ़िया हूँ। बढ़िया हूँ सर मैं भी। ओके, बहुत बढ़िया सर। तो सर आप अभी हाल फिलहाल कभी किसी डॉक्टर से मिलने गए हैं। बिल्कुल सर। ओके, कितने दिन पहले गए होंगे। कोई 10 दिन पहले सर। 10 दिन पहले। तो सर डॉक्टर क्या जान पहचान का डॉक्टर था या पहली बार गए थे उस डॉक्टर के पास। जान पहचान का था। हम्म, जान पहचान का था सर, पहले भी उसी से दवाई लेते हैं। ओके, जान पहचान का था। तो सर आप डॉक्टर के पास जाके आपने क्या सवाल किया डॉक्टर को, मतलब क्या कहा डॉक्टर को। सर पहले तो स्माइली फेस से उसे मिले हम, और डॉक्टर मतलब मुझे एक्सेप्ट किया। उसके बाद डॉक्टर के कैसे आना हुआ, तो मैंने बताया सर मुझे फीवर हो गया और हुआ साथ में, और थोड़ी बहुत खांसी भी हो रही थी। डॉक्टर ने सर कितने मतलब कब से हो रही है, तो मैंने कहा मतलब सर कल शाम को से ही हुई थी, और आज सुबह मैं आपके पास दवाई लेने आया हूँ। उसने फिर मुझे चेक किया, चेक करने के बाद कुछ दवाई दी सर। एक्सेलेंट। तो सर आपने जैसे ही उनके पास जाके स्माइलिंग फेस से कहा कि सर मेरे को फीवर हो गया है, उन्होंने ये नहीं कहा कि सर आप क्रोसिन ले लो। नहीं सर ये तो नहीं कहा। कह सकते थे ना वो तो, क्रोसिन ले लो कह सकते तो सर। उन्होंने हाँ बताइए सर। अगर किसी मेडिकल स्टोर पर जाता सर, तो शायद वो मुझे यही कहते हैं कि शायद कोई क्रोसिन लेके आपको आराम मिले। ओके,
तो आप मेडिकल स्टोर पे जाते तो वो आपको क्रोसिन देके आराम के लिए कह देता, मगर डॉक्टर ने ये नहीं कहा। ओके, थैंक यू धर्मेश जी। मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा अदिति कुमारी मैडम को। मैम आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। यस सर। ओके मैम, कैसी हैं? अच्छी हूँ सर, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैम बेसिकली आप मैंने हाल फिलहाल में डॉक्टर के पास कितने दिनों पहले गई थी? सर मैं इधर तो गई नहीं हूँ, एक्चुअली मैं खुद ही डॉक्टर हूँ, डेंटिस्ट हूँ मैं। एक्सीलेंट, वेरी गुड, डेंटिस्ट है। अच्छा एक मिनट मैम, आप अनम्यूट पे रहिएगा। आप में से, अच्छा मैं अभी सबका हाथ डाउन कर रहा हूँ। अब आप में से बताइए किसी को दांत में दर्द है? मैम आप अनम्यूट पे रहिएगा। कोई है जिसके दांत में दर्द है? देखिए कितने सारे हाथ उठ रहे हैं। मैम कस्टमर गिननी शुरू करिए मैम। ओके, मैं प्रकाश मेहता जी को कहूंगा अनम्यूट करने। प्रकाश मेहता जी आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। हाँ सर मैंने कर लिया। ओके सर, आपने ऐसे ही हाथ उठाया था कि सही में दांत में दर्द है? मार मत खिलवाइएगा सर। नहीं, दांत में तो दर्द था सर, 2 हफ्ता पहले ठीक, लॉकडाउन से पहले ठीक करवाया था। और अब मुझे स्केलिंग भी किया था, क्लीनिंग। अब मुझे करना क्या है, तो दांत को मिलाना है सर, जो जिगजैग है ना उसको मिलाना है स्मूथ तरीका से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वाला ब्यूटीफुल स्माइल चाहिए ना, इसीलिए। एकदम ब्यूटीफुल स्माइल चाहिए। अदिति मैडम ओवर टू यू। सर आप ऑर्थोडोंटिक्स के पास जा सकते हो, अपना ब्रेसिंग्स करवा सकते हो, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा कि सर ब्रेसिंग्स की जरूरत है या फिर हम कुछ और ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है मैडम, मैंने दिखाया था ना, तो उसने बोल रहा था ब्रेसिंग करना पड़ेगा, और कॉस्टिंग सब भी ऑप्शन भी दिया था, कॉस्टिंग भी दिया था। नहीं मुझे प्रॉब्लम क्या हो गया कि अब लगाना पड़ेगा कितना बरस, 3 से 4 बरस। उतना बरस तो कौन लगा के बैठेगा? मेरा एज 27 हो गया, 3-4 बरस सर में अगर तो आप शादी 3 से करेगा। 4 एक्सक्यूज मी सर, अगर आप 3 से 4 वर्ष नहीं लगाना चाहते हैं ना सर, तो अभी हमारे पास नया एक ट्रीटमेंट है जिसमें कि वो कंप्लीट ट्रांसपेरेंट होता है। बस प्रॉब्लम यही होती है कि वो थोड़ा ज्यादा कॉस्टली पड़ता है, हमें 1 से 1.5 लाख रुपए पड़ता है, बट वो कंप्लीट ट्रांसपेरेंट होता है सर। उसमें आपको कोई ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है। एक समझ लीजिए एक कवर होता है जो हम दांत के ऊपर कंप्लीट ट्रांसपेरेंट होता है, वो तो हम उसको कंप्लीट लगा देते हैं बस, उस और कोई इशू नहीं होता। और उसके बाद आपको एक ही विजिट में हम आपको वो बाहर फॉरेन से बन के आता है वो, उसको तो एक ही विजिट में बस आप आओगे, आपको हम डेट बता देंगे कि आपको कब कब लगाना है, तो आप 4 या 5 मतलब हर 15 दिन पर वो चेंज करते रहो, तो वो उससे एक तो आपको जल्दी हो जाएगा, और साथ में आपको वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है तो कुछ दिखता ही नहीं है, पता भी नहीं चलता कि कुछ लगा है। कोई जब बहुत फोकस करके देखेंगे तो लगेगा, ठीक है। लेकिन उसका कॉस्ट ये है कि 1 से 1.5 लाख लगेगा। नहीं, कॉस्टिंग इज बिग बिंद्रा की टीम में वो तो ये पैसा का चिंता कौन लेगा। अच्छा मैं अभी थोड़ा सा ना बीच तो में आप इंटरप्ट करूंगा। टेक्नोलॉजी का नाम क्या बोल दीजिए तो मैडम, एक बार मैं लिख लेता हूँ। किसका नाम? आपने एक न्यू टेक्नोलॉजी आया बोल रहे थे वो, हाँ, तो आप उनसे पूछना है कि सर जो न्यू टेक्नोलॉजी है जिसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हमें बिल्कुल दांत का सिर्फ इम्प्रिंट लेके बनाते हैं, मुझे वो बता दीजिए, तो वो बता देंगे अगर उनके पास अवेलेबल होगा तो, क्योंकि वो बाहर फॉरेन से बन के आता है, तो उनके पास अवेलेबल होगा तो ही वो बताएंगे। ग्रेट, थैंक यू अदिति मैम, थैंक यू प्रकाश जी। मैं अदिति मैम से एक सवाल करूंगा अभी। अदिति मैम पहले मेरे को ये बताइए कि आप उनको ये चीज क्यों बता रही है, मतलब क्या कारण है इसके पीछे कि आप उनको ये टेक्नोलॉजी के बारे में बता रही है जो ट्रांसपेरेंट है, किस लिए, मतलब आपको क्या लगा उनसे बात करके कि आप उनको ये रेकमेंड कर सकते हैं? क्योंकि एक तो सर उनको ये प्रॉब्लम है कि वो 3 से 4 साल रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो उतने दिनों तक नहीं रखना चाहते हैं। दूसरा उनको ये प्रॉब्लम है कि एक तो वो ब्रेसेस होता है, तो ब्रेसेस में ये होता है कि वो दिखता रहता है कि आपके दांतों में कुछ लगा हुआ है, ठीक है, तो वो दिखता रहता है, तो लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनका स्माइल खराब दिख रहा है यार, अच्छा नहीं लगता उनको स्माइल करते हुए, जैसा कि उनको अपना स्माइल अच्छा दिखाना है। तो उसके लिए वो अगर वो जो ट्रांसपेरेंट है वो अगर वो लगाते हैं तो उनको या तो वो 3 साल 4 साल भी ऐसे रखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो 1-2 साल में हो जाता। तो एक तो उनका दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, एक तो उनको स्माइलिंग, वो कभी भी लगाए तो उनको स्माइल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि यार जैसा है वैसा दिख रहा है, क्योंकि अब ब्रेसेस लगाएंगे तो वो स्टील या वो सिरेमिक जो भी रहता है वो दिखता रहता है, तो लोगों को पसंद नहीं आता, और उनको कंफर्टेबल देखा जाए तो वो जल्दी हो जाएगा, 1-1.5 साल में हो जाएगा। एक्सीलेंट मैम, यहाँ पे ना मैं आप सबसे इनफैक्ट अब कहना चाहूंगा, चूंकि अदिति मैम एक्सपीरियंस्ड हैं, काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रही हैं, तो उनको झट से पता चल गया
कि उनको मेन मुद्दा ये है कि उनको अच्छा दिखना है। एक्सक्यूज मी सर, मैं काफी साल से नहीं कर रही हूँ, मैं अभी 4th ईयर में ही हूँ, अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अरे मैम 4th ईयर कहाँ, ये तो 48वां महीना हो गया ना। राइट सर। ओके, सो मैम बहुत टाइम से काम कर रही है और उनको समझ में आ गया, बहुत जल्दी खट से समझ में आ गया कि उनकी स्माइल की प्रॉब्लम है, कि वो अच्छा दिखना चाहते हैं। वो दांत जब दिखाए ना, लोग इंप्रेस हो जाएं, बस मोहित हो जाए दांतों पे। सो पॉइंट इज, अब मैम ने उनको ट्रांसपेरेंसी की बात कर दी क्योंकि उनकी नीड समझ में आ गई। सिमिलरली जब एक डॉक्टर, जैसे अदिति मैम ने उनसे बात की, एक डॉक्टर भी जब बात करता है ना पेशेंट से, वो डीप तक जाता है, जड़ तक जाता है, रूट तक जाता है। नीड एनालिसिस रूट तक जाने की बात है, नीड एनालिसिस जड़ तक जाने की बात है। नीड एनालिसिस यहाँ ब्रेसेस नहीं है, यहाँ नीड एनालिसिस है कि उसकी स्माइल बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रकाश जी सही कह रहा हूँ? ओके, प्रकाश जी शायद म्यूट हो गए। एनीवेज, शायद प्रकाश जी मानेंगे, वो यही चाहते हैं कि ब्रेसेस ना हो मगर स्माइल बहुत अच्छी हो। राइट सर। राइट, सो थैंक यू अदिति मैम, आपने बहुत अच्छा इनफैक्ट एक कंसल्टेशन मोड पे कंसल्टेशन करके दिखाया। सिमिलरली हमारे प्रोफेशन में भी हम डॉक्टर्स हैं। थैंक यू। थैंक यू अदिति मैम। you, अदिति मैम डॉक्टर है, डेंटिस्ट हैं, बट हम भी डॉक्टर हैं बिजनेस के, हम भी डॉक्टर हैं करियर के। बड़ा बिजनेस की पूरी टीम डॉक्टर्स की टीम है। किसने कह दिया आपको आईबीसी, आप आईबीसी हैं? सॉरी, मैं नहीं कहता आप आईबीसी हैं, मैं तो आपको आईबीडी कहूंगा, इंडिपेंडेंट बिजनेस डॉक्टर्स। आप लोग सब इंडिपेंडेंट बिजनेस डॉक्टर्स हैं। आईबीडी, आईबीसी नहीं सर, सी से एक कदम आगे बढ़ गए हम, सी से एक कदम आगे बढ़ गए हम। नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर, तो अब सी नहीं, हम डी हैं। हम इंडिपेंडेंट बिजनेस डॉक्टर्स हैं और डॉक्टर्स कभी दवाई बेचते नहीं, डॉक्टर्स कभी दवाई बेचते नहीं है। एक बात अदिति मैम की आपने सोची होगी, देखी होगी, सुनी होगी अभी, कि मैम ने ये नहीं कहा कि मैं आपको दे दूंगी, मैम ने कहा ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, बाहर से मंगाना पड़ेगा, विदेश से मंगाना पड़ेगा। और इन्होंने क्या कहा प्रकाश जी ने, मैडम आप एक बार फिर से बता दीजिए ना, मैं लिख लूंगा। इम्प्रेस तो हो गए? अब ये कल सुबह ही जाएंगे अपने आजू बाजू डेंटिस्ट के पास, जाके उसको ज्ञान देंगे कि सर आपको विदेश से मंगाना होगा, आपको विदेश से मंगाना होगा। मैंने बात कर ली अदिति मैडम से, बहुत बड़ी डॉक्टर है वो, उन्होंने बताया मुझे। आप क्या जानते हैं? आप कुछ नहीं जानते। अदिति मैम बाद में एड्रेस दे दीजिएगा, सर आपके पास आ जाएंगे। ओके, सो विद दैट नोट, आपको भी एज ए कंसल्टेंट, एज ए डॉक्टर, आपको उनकी नीड पे विचार करना है, बातें करनी है, आगे बढ़ना है। दो चीजें, कस्टमर की प्रॉब्लम और उसके गोल, बस इसी के इर्द गिर्द आपकी नीड एनालिसिस होगी, यहीं पर आपकी नीड एनालिसिस होगी। बट कस्टमर्स तो अलग अलग है। अभी हमने प्रोफाइलिंग की, कोई ओनर होगा, कोई नौकरी करता होगा, कोई पैथोलॉजिकल लैब में काम कर रहा होगा, कोई ग्रोसरी की दुकान चला रहा होगा, कोई मेडिसिन की दुकान में काम कर रहा होगा, कोई डोसा का रेस्टोरेंट चला रहा होगा, कोई सीमेंट की डीलरशिप लेके बैठा होगा, कोई स्टूडेंट होगा, इंटर्न होगा। अलग अलग लोगों की नीड अलग अलग है। माना वो पैथोलॉजिकल लैब में जो लड़की खड़ी थी वो इंटर्नशिप कर रही थी, उसकी नीड अलग होगी, और उसी पैथोलॉजिकल लैब में जो नौकरी कर रहा होगा उसकी नीड अलग होगी, और उसी पैथोलॉजिकल लैब के मालिक की नीड अलग होगी। दुकान, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस सब एक हो जाएगा, प्रोफाइल भी कई बार मिल जाएगी, मगर फिर भी नीड अलग हो जाएगी। यहाँ पे आपको अलग अलग लोगों से अलग अलग क्वेश्चन पूछने हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ एक स्टूडेंट से, कि एक स्टूडेंट से आप क्या सवाल करेंगे, नीड कैसे एनालिसिस करेंगे, नीड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आप पढ़ाई करने के बाद क्या करना चाहते हो? गोल, बिजनेस करना चाहते हो या नौकरी करना चाहते हो? दो ही तो होते हैं। आपको मालूम है कि इस नौकरी के लिए या इस बिजनेस के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहली चीज क्या है कि आपको कौन कौन सी स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, आपको क्या क्या स्किल, कौन सी कॉम्पिटेंसीज चाहिए। आप स्टूडेंट से बात करते हो, वो कहता है मैं बीटेक कर रहा हूँ सर कंप्यूटर साइंस में, और मैं इस कोर्स के बाद ना बिजनेस करूंगा, मैं मोबाइल का ऐप बनाऊंगा। एक्सीलेंट सर, आपने मोबाइल का ऐप बनाना है, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा सुन के। मेरा एक सवाल है सर, आप मोबाइल का जो एप्लीकेशन बनाएंगे, उस मोबाइल के एप्लीकेशन के बनाने पर आपको क्या क्या लगेगा? आई गेस आपको मालूम है क्योंकि आप बीटेक कर रहे हैं। बट उसको बिजनेस बनाने में आपको क्या क्या लगेगा, आपको आइडिया है? एक बिजनेस कैसे बनता है? ऐप तो आप बना देंगे घर में बैठ के, मगर वो बिजनेस कैसे बनेगा, आपको आइडिया है? आपको कई बार उससे ये सवाल करने होंगे। फिर आता है कि आप इस बिजनेस को बनाने के बाद
इसको भविष्य में क्या करोगे, सक्सेस करोगे या बेच दोगे या बंद कर दोगे, बस मजे के लिए बिजनेस बना रहे हो। सर बिजनेस करना और एप्लीकेशन बनाना, एप्लीकेशन तो आपने प्रोजेक्ट में भी बनाया होगा कॉलेज में, आपने कॉलेज में प्रोजेक्ट में भी एप्लीकेशन बनाया होगा, मगर अब बिजनेस में एप्लीकेशन बना रहे हो। प्रोजेक्ट में एप्लीकेशन बनाना और बिजनेस में एप्लीकेशन बनाना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कैसे करोगे वो, क्या क्या करोगे, उसके बाद आप 6 महीने में क्या करोगे, कोर्स कितने दिन में खत्म हो जाएगा आपका बीटेक का, कहेगा मेरे को अभी तो 2 साल लगेंगे। ओके, तो 6 महीने में आपका क्या प्लान है, फिर 1 साल में आपका क्या प्लान है बिजनेस को लेके, फिर आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में, कोर्स में क्या आ रही है और कोर्स के अलावा ये बिजनेस में भी क्या आ रही है, दोनों में आपको प्रॉब्लम्स पूछनी है, दोनों में प्रॉब्लम पूछनी है सर, दोनों में, क्योंकि आपको नहीं पता कि सबसे पहली प्रॉब्लम उसकी कौन सी है और किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको पहले देना है। हो सकता है उसने 2 साल बाद बिजनेस करना हो, मगर उसकी अभी प्रेजेंट की प्रॉब्लम ये है कि उसको आगे बढ़ने में ही दिक्कत आ रही है, कंफ्यूज है, वो प्रेजेंटेशन नहीं दे पाता, बातें नहीं कर पाता कॉलेज में, पर्सनालिटी वीक है उसकी, कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। फिर अगर आप आगे बढ़ते हैं, किसी से बात करते हैं और वो एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, उसके गोल्स क्या है, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल क्या है, कितने इंपॉर्टेंट है उनके गोल, कितने प्रॉब्लम्स हैं उनकी, और उन प्रॉब्लम्स को आप 1 से 10 तक के स्केल में पूछते हैं कि आपकी सबसे भारी प्रॉब्लम कौन सी है जो अभी के अभी सॉल्व करनी है, कौन सा गोल है जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट लगता है और उसको आपको अचीव करना ही करना है, और इस गोल को अचीव करने से आपके बिजनेस में क्या इंपैक्ट आएगा, यानी आपका कितने का धंधा बढ़ जाएगा, अगर आपने इस गोल को अचीव कर लिया तो कितने रुपए का धंधा बढ़ जाएगा। आपने सपोज एचआर का एक गोल है कि ये मेरे को 1 महीने के अंदर 10 एम्प्लॉय रखने हैं, आप उससे पूछेंगे 10 एम्प्लॉय रखने से आपके धंधे में क्या अचीवमेंट आएगा, क्या चेंज हो जाएगा, कितने का धंधा बढ़ जाएगा, तो ये कितने का जरूर लेके आना है, क्वांटिफिकेशन जरूर करना है। इसके बाद अगर वो नौकरी करता है तो भाई साहब आपकी नौकरी कैसी चल रही है, क्या सोच रहे हैं सर आगे के बारे में, यही नौकरी करेंगे या कुछ और करना है, कौन कौन सी ऐसी नई स्किल्स है जो आपको चाहिए सर नौकरी में आगे बढ़ने में या बिजनेस करने में या दूसरी नौकरी पाने में, आपको ऐसी कौन कौन सी अलग अलग स्किल्स है जो आप सोच रहे हो चाहिए। रिस्क कितना है इसमें, रिस्क और इनकम दोनों का ना बहुत बढ़िया रिलेशनशिप है, हाई रिस्क हाई गेन, लो रिस्क लो गेन। रिस्क कितना है इसमें, अब आप जो करना चाहते हो उसको आप 1 से 10 में स्केल में बताओ कि कितना कमिटेड हो आप इसको करने में। अभी आपको ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जिनकी नौकरियां जा चुकी हैं, जो नौकरी करना तो चाहते हैं मगर अभी तक उनको नौकरी मिली नहीं, जो सोच रहे हैं नौकरी करेंगे, यानी वो अभी बेरोजगार हैं, मुद्दे की बात, अभी वो बेरोजगार हैं। अब आप उनसे कैसे सवाल करेंगे, पहला सवाल, सर प्लान क्या है, कितने दिन ऐसे ही रहना है। आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में सुना होगा, आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ जुड़ना चाहते हैं या कोई नौकरी करना चाहते हैं। आप एक बात बताइए, आप जो जॉब करना चाहते हैं या जॉब जो नहीं मिल रही है आपको, किस कारण से नहीं मिल रही है, आपको क्या लगता है क्यों नहीं मिल रही नौकरी आपको, आपको वो कारण अगर आपका सॉल्व हो जाए तो आपको लगता है वो नौकरी मिल जाएगी। आप इस कारण को सॉल्व करने में कितने कमिटेड है, 1 से 10 में बताइए। और अगर ये कारण आपका सॉल्व हो जाता है तो आप ये बताइए कि आपको पैसों में कितनी बरकत हो जाएगी, कितनी तरक्की मिलेगी आपको। सो ये सारे सवाल आपको करने हैं, ये बहुत छोटे छोटे सवाल है, बहुत सैंपल की तरह मैं बहुत छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूँ, मगर ऐसे ही बहुत सारे सवाल होंगे और वो सारे सवाल कहाँ मिलेंगे आपको, आपके सामने एक वर्ड फाइल खुला हुआ है, अगर आपको मेरा वर्ड फाइल दिख रहा है तो प्लीज चैट बॉक्स पे यस लिख के बताइए कि आपको मेरा वर्ड फाइल मिल रहा है। ओके, वर्ड फाइल दिख रहा है, सवालों वाली लिस्ट दिख रही है आपको, सिर्फ पार्थो सारथी सर ने बताया, सबने यस कह दिया, थैंक यू वेरी मच। अब यहाँ पे ना बहुत सारे सवाल है, मैं अभी आपसे क्या कह रहा था, इसके पहले आपको ये सेशन इस तरीके के सवाल नहीं मिले होंगे, ये पूरी लिस्ट बनी हुई है, नाइस एनालिसिस, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन, 4 चीजों की हम बात करते हैं, मगर नाइस एनालिसिस में कौन कौन से सवाल करने हैं इसका जवाब कौन देगा, ये पूरी लिस्ट आपको बता रही है कि आपको क्या क्या सवाल करने हैं। आपको अलग अलग तरह के कैटेगरी के सवालों की लिस्ट यहाँ मिली है, जैसे गोल ओरिएंटेड क्वेश्चन, यानी कस्टमर का जब आप प्रोस्पेक्ट का जब आप गोल पूछेंगे वो करना क्या चाहता है,
अचीव क्या करना चाहता है जिंदगी में, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में वो क्या अचीव करना चाहता है, इस जॉब में वो क्या अचीव करना चाहता है, इस पोजीशन में वो क्या अचीव करना चाहता है, क्या फुलफिल करेगा उसको, क्या सेटिस्फाई करता है उसको एज एन इंडिविजुअल, उसको क्या अच्छा लगता है जिंदगी में, वो क्या करना चाहता है, क्या आगे बढ़ना चाहता है। फिर कुछ क्वेश्चन होते हैं थिंकिंग क्वेश्चन। थिंकिंग क्वेश्चन मतलब जब आप कस्टमर को कहते हैं, प्रोस्पेक्ट को कहते हैं कि भाई साहब सोचो, कि आपको फाइल नहीं दिख रही है, ओके मैं दोबारा एक बार शेयर करता हूं फाइल, 1 सेकेंड सर। सर अभी आप बताइएगा आपको मेरा वर्ड फाइल दिख रहा है, चैट बॉक्स में लिख के बताएं। ओके थैंक यू, यस 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 यस, वाई सब आ गए, थैंक यू। इंडिपेंडेंट बिजनेस डॉक्टर्स IBD। सो सेकंड, लेट्स से फॉर एग्जांपल अपने गोल ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछ लिए। गोल ओरिएंटेड क्वेश्चंस मतलब जिससे आप कस्टमर का गोल, उनका भविष्य, और उस भविष्य के लिए वो कितना सीरियस है आपने पूछ लिया, और उस भविष्य के लिए वो क्या करना चाहते हैं। विवेक सर की वो बात याद है ना, अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, और जाएंगे कैसे। फिर आते हैं थिंकिंग क्वेश्चन। थिंकिंग क्वेश्चन यानी आप उनको कुछ सोचने के लिए कहते हैं, कुछ सोचने के लिए, आने वाले दिनों में कौन कौन सी चैलेंज आपको आएगी, आपको क्या लगता है, आप ये गोल अचीव करना चाहते हैं, आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, ये आप बताइए। आप क्या सोच रहे हैं कि आप क्या करेंगे लॉन्ग टर्म में, आज से 6 महीने बाद, 5 साल बाद, 4 साल बाद, 2 साल बाद आप क्या करेंगे, कहाँ होंगे, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। एक स्टूडेंट से पूछ सकते हैं आप कि आप आज से 2 साल बाद अपने आप को किस जगह पे देख रहे हो, किस पोजीशन पे देख रहे हो। तो ये सब सोचने वाले क्वेश्चन है, जिसमें आपका प्रोस्पेक्ट क्या है, आप सोचता है कि वो क्या जवाब देगा। फिर कुछ क्वेश्चन विजन वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, यानी दूरदृष्टि। अगर आप विजन कहें तो विजन का मतलब है दूरदर्शिता। आप प्रोस्पेक्ट से कुछ दूरदर्शिता वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर आपके विजन, यानी आप क्या सोच के इस धंधे में आए थे, क्या अचीव करना चाहते थे जिंदगी में। वो कहेगा मैं यहाँ पे आया था, इस धंधे में आया था कि मैं बहुत सारे लोगों को टच कर सकता हूँ, लोगों को, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में झांक सकता हूँ। ये सारी चीजें आप उनको विजन यानी दूरदर्शिता वाले क्वेश्चन पूछेंगे। फिर कुछ क्वेश्चन होते हैं प्लानिंग वाले। कुछ कस्टमर्स, कुछ प्रोस्पेक्ट्स आपको कहेंगे कि भाई मेरा ना जॉब चेंज करने का मूड है, मैं अभी नौकरी कर रहा हूँ, मैं दूसरी जॉब पे जाऊंगा। अब प्लानिंग वाले क्वेश्चन, तो सर कौन सी जॉब में जाना चाहते हैं, किस कंपनी में, कोई प्लान किया है, किस इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं, कुछ प्लान किया है सर, इस दूसरी जॉब में जाने की प्लानिंग क्या है सर, रेज्यूम वगैरह बना लिया, भेज दिया रेज्यूम, प्लानिंग क्या है सर, किसको भेजेंगे रेज्यूम, सर वेबसाइट पे जाके रेज्यूम अपलोड करेंगे या अपने नेटवर्क से भेजेंगे। तो ये प्लानिंग वाले क्वेश्चन है, आपको प्लान करवाना है, आपको ये काम करना है, कस्टमर को पूछ रहे हैं आप, आपको ये काम करना है, कौन आपको रोक रहा है बताओ, तो कौन रोक रहा है बताओ, मैं देखता हूं सर कैसे आपको लोग रोकेंगे। फिर आता है डिटेल ओरिएंटेड क्वेश्चन, यानी आप उससे डिटेल में कोई चीज मांग रहे हो। डिटेल ओरिएंटेड क्वेश्चन का मतलब आप उससे डिटेल में कोई चीज मांग रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक स्टेप कोई ऐसा बताइए जो आप इस दिशा में बढ़ने के लिए इस हफ्ते में लेंगे। जैसे एक स्टूडेंट कहता है मुझे जॉब चाहिए, ठीक है माना आपको जॉब चाहिए, प्लानिंग ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे। पहला गोल ओरिएंटेड क्वेश्चन, आपको क्या करना है, कहता है मुझे जॉब चाहिए। उसके बाद थिंकिंग ओरिएंटेड क्वेश्चन, कब चाहिए, वो कहता है मुझे इस कोर्स के बाद चाहिए। आपका कोर्स कब खत्म हो रहा है, मेरा ये कोर्स 6 महीने में खत्म हो जाएगा, यानी 6 महीने बाद आपको जॉब चाहिए। थिंकिंग ओरिएंटेड क्वेश्चन भी हो गया। विजन ओरिएंटेड क्वेश्चन, अब आप इस जॉब को लेके करना क्या चाहते हो, मतलब आपके जिंदगी का एम्बिशन क्या है। जॉब चाहिए, मेरे को भी समझ में आ रहा है, जॉब लेके करोगे क्या। जॉब लेके ना मुझे को बहुत अच्छी इनकम करनी है, यानी आपको कमाई वाला जॉब चाहिए, कमाई वाला जॉब चाहिए, राइट। हाँ हाँ मेरे को इनकम करनी है। तो ये हो गया आपका विजन ओरिएंटेड क्वेश्चन। अब आप आ रहे हैं डिटेल ओरिएंटेड क्वेश्चन में। अब आपको 6 महीने में जॉब चाहिए, राइट। तो आप इस हफ्ते क्या करोगे, जॉब की दिशा में कैसे बढ़ोगे, आगे कैसे जाओगे। आपको कुछ प्लान, आपने कुछ प्लान किया है, कौन कौन सी कंपनी इस हफ्ते में आप जुगाड़ करके लिस्ट बनाओगे, उनके एड्रेस की लिस्ट बनाओगे ताकि आप उस कंपनी में आगे जा सको। आप इस हफ्ते में क्या करोगे। तो ऐसे डिटेल ओरिएंटेड क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं। रियलिटी क्वेश्चन, यानी अभी कोरोना वायरस के दौरान आपको क्या लगता है, ये एक हफ्ते में आप ये लिस्ट बना लोगे। इस कोरोना वायरस के दौरान आपको क्या लगता है 6 महीने के अंदर आपको कोई ना कोई कंपनी आके जॉब दे देगी।
अभी आप लॉकडाउन में हैं सर, कोरोना वायरस चल रहा है। उसके बाद आती है कि अब आप उनको रियलाइज करवाओगे, आइडेंटिफाई करवाओगे कि आप कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करोगे। अभी बताओ, आप ये बताओ कि ऐसी कौन कौन सी इशू हैं जो आपको मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, डिमोटिवेट कर रहे हैं। आप उसको 1 से 10 के स्केल में लगाओ, कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से अभी सॉल्व करने हैं, कौन से बाद में सॉल्व करने हैं। तो इसी तरीके से आपको सवाल करना है और सिर्फ एक ही चीज करनी है, याद रखिएगा, सवाल करना है। सवाल, सवाल और सवाल। कौन बनेगा करोड़पति के अमिताभ बच्चन है आप कौन बनेगा करोड़पति में हॉट सीट पे नहीं बैठे हैं, आप कौन बनेगा करोड़पति के अमिताभ बच्चन है। तो आज से आप अमिताभ बच्चन बन जाइए। अमिताभ बच्चन बनेंगे कि शाहरुख खान बनेंगे? मतलब दोनों ने ये कौन बनेगा करोड़पति टाइप का क्वेश्चन किया था, सलमान खान ने भी किया था ना। कौन सा था सीरियल जिसमें सलमान खान सवाल करता था? 10 का सवाल, नहीं 10 का दम था ना। तो मैं तो आपको अमिताभ बच्चन ही समझता हूं सर। आप अमिताभ बच्चन बन जाएंगे, कौन बनेगा करोड़पति के, और कस्टमर हॉट सीट पे बैठा है। कस्टमर को जिताना है सर, कस्टमर को जिताना है। ओके, तरुण शर्मा जी कह रहे हैं मैं तरुण शर्मा ही रहूंगा। एक्सीलेंट सर, आप तरुण शर्मा ही रहेंगे सर। मैं आपके नाम को चेंज करने की गुस्ताखी नहीं कर सकता। बस कभी कभी सोचिएगा कि आप भी अमिताभ बच्चन हैं। सोचने में क्या जाता है सर, यही तो सपना है, यही तो कल्पना है, यही तो परिकल्पना है। सो विद दैट नोट आगे बढ़ेंगे हम सेशन में। सवाल करने के बाद आपने सवाल कर लिए, मगर एक चीज ध्यान में रखिएगा सर, सवाल करने के पहले ना जजमेंट मत कर लीजिएगा, जज मत कर लीजिएगा किसी आदमी को प्रोफाइल के बेस पे जज मत कर दीजिएगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आप लोगों से प्रोफाइलिंग पूछी तो आप में से कई लोगों ने ना जजमेंट डाल दिया कि इसका धंधा नहीं चल रहा होगा, इसका ये नहीं कर रहा होगा, इसका वो नहीं हो रहा होगा। सो पॉइंट इज, जज मत करिएगा किसी कस्टमर को। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आते हैं हम, रेलेवेंट क्वेश्चन करने आपको। रेलेवेंट क्वेश्चन मतलब सही क्वेश्चन। सही क्वेश्चन सही तरीके से किए जाए तो सही आंसर मिलता है। सही क्वेश्चन सही तरीके से किए जाए तो सही आंसर मिलता है। और इसके लिए सही क्वेश्चन सही तरीके से करने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको रिमूव करनी है वो है एजम्पशन और जजमेंट। और सबसे बड़ी चीज जो आपको करनी है वो है सुनना। सुनेंगे आप, और सुनते सुनते आप क्या करेंगे, आप उसको बोलने का पूरा मौका दीजिए, बीच में मत बोल पड़िए। आपने सवाल किया ना, उसने सुना सवाल, अब आप उसका जवाब सुनिए। आपका सवाल एक लाइन का होगा, मगर हो सकता है उनका जवाब जो है पूरी कहानी हो। आपको बीच बीच में उनको ये बताना है कि आप सुन रहे हैं। फोन पे है ना, तो आपको ये बताना है कि आप सुन रहे हैं। हाँ सर, सही बात है सर, हाँ सर मैं समझ रहा हूँ सर। और हो सके तो विवेक सर कहते हैं पैरेटिंग एंड पैराफ्रेजिंग। जो कस्टमर आपका, जो प्रोस्पेक्ट आपका बता रहा है वो आप भी पैराफ्रेज करिए। कस्टमर कहता है भाई मेरे को धंधा नहीं चल रहा है, दुकान बंद पड़ी है। हाँ सर समझ में आ रहा है सर, दुकान बंद पड़ी है, बहुत दिक्कत होती होगी। हाँ भाई दिक्कत तो बहुत होती है, अभी क्या करे, धंधा वंदा सब खत्म हो गया, इस लॉकडाउन ने ना पूरा बिगाड़ के रख दिया। सही सर, लॉकडाउन बहुत गड़बड़ कर रहा है। पैरेटिंग पैराफ्रेजिंग, पैरेटिंग पैराफ्रेजिंग यानी तोते की तरह रिपीट करेंगे, और पैराफ्रेजिंग मतलब वो बोल रहा है तो आप भी उसके बिहाफ में बोलेंगे, वो पैराफ्रेजिंग है। और सबसे बड़ी बात, आप कस्टमर के साथ बात करेंगे तो नोट बनाएंगे। नोट बनाएंगे, उसकी प्रोफाइल का नोट बनाएंगे, उसकी नीड का नोट बनाएंगे। नोट बनाते जाएंगे आप, नोट बनाते जाएंगे। अब इस सेशन के लास्ट स्लाइड पे मैं आ रहा हूं, मैं फिर रिपीट करूंगा सर। अब मैं आपसे में से किसी को अनम्यूट करने के लिए कहूंगा, हाथ उठाने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। सबसे पहले मैं पुराने हाथ एक बार नीचे कर दूं। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको आफ्ताब हाशिम जी, आप एक बार अनम्यूट करें अपने आप को। आफ्ताब जी। जी सर। ओके, तो आपको मेरे स्क्रीन पे पहला सेंटेंस दिख रहा है? हाँ सर। क्या लिखा हुआ है सेंटेंस में? कस्टमर इज नॉट वर्किंग एंड वांट टू डू अ जॉब। ओके, तो इसमें कोई प्रोडक्ट बता सकते हैं आप? जॉब चाहिए उसको, ऑफ कोर्स उसको अर्निंग चाहिए, तो मैं उसको आईपीसी देना चाहूंगा। ओके, बहुत बढ़िया, थैंक यू आफ्ताब जी। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा सर। ओके, मैं दीपेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें दीपेश जी।
ओके Hello. दीपेश जी सेकंड लाइन पढ़िए एक बार। Customer is a student and is looking forward to open his own business. सर प्रोडक्ट बताइए। ओके सर सबसे पहले तो मैं अगर वो स्टूडेंट है और बिजनेस करना चाहता है तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो किस तरीके का स्टूडेंट है, मतलब क्या करता है वो। एग्जैक्टली बहुत बढ़िया, थैंक यू दीपेश जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा राकिब हुसैन गाजी जी से, आप अनम्यूट करें प्लीज। राकिब हाँ हुसैन सर। गाजी जी। ओके तीसरा स्टेटमेंट पढ़िए सर। सर कस्टमर जो बिजनेसमैन है उसको मतलब ही वांट टू सॉल्व फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो सर इसमें पहले तो देखना चाहिए कि कस्टमर मतलब बिजनेस का उसका क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको हम एक दे सकते हैं कि बात करके पहले समझना पड़ेगा कि उसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम कैसा है, मतलब बहुत खराब है या मतलब मीडियम टाइप का। अगर बहुत खराब हुआ तो एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप हम उसको रेफर कर सकते हैं। अगर ठीक ठाक ही है तो मतलब लाइफ टाइम मेंबरशिप का ऑफर हम उसको दे सकते हैं। एक्सीलेंट, थैंक यू सर। दीपायन अधिकारी जी आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। दीपायन अधिकारी जी। जी सर। ओके गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग सर। चौथा नंबर स्टेटमेंट पढ़िए सर, स्टेटमेंट नंबर 4। A customer is a salaried personnel and wants to earn extra income. सर सैलरी पर्सन है, मतलब वो जॉब करते हैं, तो सर उसका बिजनेस का उतना आइडिया उसको नहीं चाहिए, तो हम लोग पैसिव इनकम वाला पीएसयू उसको रिकवर करेंगे। ओके ग्रेट, थैंक यू दीपायन जी। पंकज जी आप एक बार अपने आप को अनम्यूट करें। यस सर। ओके सो पंकज जी आप एक बार पांचवा नंबर स्टेटमेंट पढ़िए, फिफ्थ स्टेटमेंट। यस सर। थोड़ा कस्टमर इज अ स्टूडेंट एंड वांट्स टू गेन एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग अ जॉब। तो इनको आप क्या प्रोडक्ट बता पाएंगे? सर एक इनको यही बताया जा सकता है सर। यही बताया जा सकता है। और एक है सर हमारा प्रोडक्ट पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी वाला। जी। ओके सो थैंक यू ऑल, आपने बहुत अच्छे से प्रोडक्ट बताए, मगर यहाँ पे ना कुछ चीजें मैं आपको पॉइंट नोट करने के लिए कहूंगा। अभी थोड़ी सी चीजें मेरे को यहाँ पे सीखने को मिली दीपेश जी से या जिससे भी, कि ये एक सेंटेंस है। अगर आपने ये सेंटेंस के ऊपर बेस करके प्रोडक्ट बता दिया ना तो गलत हो जाएगा सर, गलत हो जाएगा। आपका मेरे से ये सवाल होना चाहिए था कि कस्टमर इज नॉट वर्किंग एंड वांट्स टू डू अ जॉब। सर इसमें और डीप में जाना पड़ेगा सर। कस्टमर अभी काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा सर? वो पहले काम करता था या नहीं करता था सर? वो वांट टू डू अ जॉब, तो वो नौकरी करना चाहता है सर। किस तरह की नौकरी करना चाहता है सर? वो किसी इंडस्ट्री में जाना चाहता है? उसके गोल क्या है? कब जॉब चाहता है? वो आज चाहता है, कल चाहता है, 6 महीने बाद चाहता है, 1 साल बाद चाहता है? वो नहीं काम कर रहा, तो काम तो नहीं कर रहा यानी स्टूडेंट भी हो सकता है, तो वो स्टूडेंट तो नहीं है सर। वो नहीं काम कर रहा यानी उसके पास पहले जॉब था, वो जॉब छूट गया या छोड़ दिया उसने? पहले कौन सा जॉब करता था? उसी इंडस्ट्री में जॉब करना चाहता है या नहीं करना चाहता है? सर आप डॉक्टर हैं सर, आप सवाल करेंगे, स्टेटमेंट पे बेस करके प्रोडक्ट पिच नहीं होगा। सवालों के ऊपर बेस करके जो आंसर मिलेंगे प्रोडक्ट वहां आएगा सर, प्रोडक्ट में अभी नहीं जाना है। मैं सही कह रहा हूं तो प्लीज एक बार यस लिख के बताइएगा सर। अभी प्रोडक्ट में नहीं जाना है सर, अभी तो दिल्ली बहुत दूर है सर, दिल्ली बहुत दूर है। सो विद दैट नोट आज का सेशन मैं यहीं ओवर करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि एक बार आप अटेंडेंस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। जो अटेंडेंस का लिंक मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूं, उस अटेंडेंस के लिंक पे जरूर ध्यान दीजिएगा। अटेंडेंस पे आपको इस सेशन की रिकॉर्डिंग और बाकी सारे 5 सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मगर अटेंडेंस कंपलसरी है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इन केस अगर आपका किसी का सवाल है इस सेशन से तो आप पूछ सकते हैं, और बहुत ज़्यादा समय नहीं नष्ट करते हुए सीधा मैं अभी हाथों पे आऊँगा। अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ आप अपना वर्चुअल हैंड रेज कर सकते हैं। ओके पूरब दास जी, नहीं पूरब दास जी ने हाथ नीचे कर दिया। ओके नहीं पुष्पेंदु जी, निधि मैम आज नहीं आएंगी। आज निधि मैम का सेशन कल होगा, जैसे निधि मैम ने ऑलरेडी कहा था। निधि मैम का सेशन आज नहीं है, आज हमें इतना ही है, हमारे पास इतना ही है, मगर कल फिर आएंगे हम इसी लिंक पे 8 बजे।
और एक चीज का ध्यान रखिएगा, कल 9 बजे से कस्टमर मीट भी है, तो निधि मैम का सेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसी लिंक पे 9 बजे कस्टमर मीट भी होगी। हम 1 घंटे का सेशन रखेंगे 8 से 9 और फिर 9 बजे से कस्टमर मीट होगी। सो अब मैं सवाल लूंगा एक एक करके।